प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार। क्या स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार का संगठन और उसके कार्य एवं शक्तियाँ, दो बातों पर आज हम लेक्चर देंगे। क्या स्विट्ज़रलैंड में जो वहाँ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका को नए संविधान में अर्थात 1 जनवरी 2000 से स्विट्ज़रलैंड में जो नया संविधान लागू किया गया है, वहाँ कार्यपालिका को संघीय सरकार के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या स्विट्ज़रलैंड में जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका को नए संविधान में संघीय सरकार से संबोधित किया जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार से संबंधित होगा और संघीय सरकार के संदर्भ में मैं दो बातें समझाऊंगा। क्या इसका संगठन क्या है और इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। इन दोनों ही बातों को मैं इस रूप में समझाऊंगा कि भाई किसी भी रूप में इनसे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर किस पर होगा? स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार अर्थात वहाँ की कार्यपालिका का संगठन, कार्य और शक्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, देखिएगा, मैं यहाँ आपको एक सामान्य सा सूत्र दे रहा हूँ। क्या कि पूरी दुनिया में आप किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और यदि वहाँ कार्यपालिका के संगठन, कार्य और शक्ति की बात आती है, तो मैं यहाँ जो स्विट्ज़रलैंड की सरकार है उसके संगठन, कार्य एवं शक्तियों को समझा रहा हूँ। इसके आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान की जो कार्यपालिका है, मतलब किसी भी देश के संविधान में कार्यपालिका का जो उल्लेख किया गया है, भाई इसके तरीके से आप उसको ठीक से समझ सकते हैं। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, आप एक बार समझिएगा तो सही। यस, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार को मैं समझाऊंगा और इस रूप में समझाऊंगा कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका को आप इसी सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ना केवल स्विट्ज़रलैंड। यस, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि अध्ययन कैसे किया जाता है। किसका? कार्यपालिका का। भाई, राज्य की इच्छा की जो अभिव्यक्ति होती है वो किस में होती है? सरकार में। किस में होती है? सरकार में, क्योंकि राज्य तो अपने आप में अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। पूरी दुनिया के संविधानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ अपवादों को छोड़ करके न्यायपालिका की किसी न किसी रूप में सभी देशों में स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है, स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। अब बच गए सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर मुख्यतः पूरी दुनिया में 2 प्रतिमान हैं। मैंने यहाँ 3 लिखा है, इसका भावार्थ भी समझाऊंगा। 2 प्रतिमान है, किसके बारे में समझना है। अगर ये बात समझ गए तो भाई ये तो आपके लिए एक प्रकार से फिर गिनती हो जाएंगे, जैसे आप गिनती सीख रहे हो। अगर ये बात समझ जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या कहा है मैंने कि न्यायपालिका तो कुछ अपवाद को छोड़ करके सभी देशों में किसी न किसी रूप में इसकी स्वतंत्र व्यवस्था कर दी जाती है। बच गए सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंध कैसे हैं, इस आधार पर पूरी दुनिया में मुख्यतः 2 प्रतिमान हैं। एक संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान। संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी दुनिया में कौन है? ब्रिटेन है। तो सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध होता है, क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जनता व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुनती है। जैसे भारत की बात करें हम,
कि यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप में, और उसके बाद में जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से सरकार का गठन किया जाता है, अर्थात कार्यपालिका निर्मित होती है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, चाहे भारत है ब्रिटेन है, वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक इसी के साथ वास्तविक रूप में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अर्थात लोकसभा का भारत की बात करें तो विघटन करा सकती है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसका मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दो बातें ध्यान रखना है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी के साथ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। तो ये तो होता है संसदात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। एक मॉडल तो ये होगा। दूसरा क्या होता है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका किसी भी रूप में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन करा सकती है, जैसा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैं सामान्य रूप में बता रहा हूँ, बाकी व्यापक रूप में देखें तो मैंने संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिए, काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, आप लिस्ट में देख सकते हैं। दो मॉडल हो गए, संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? ब्रिटेन। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, परंतु स्विट्जरलैंड में ना शुद्ध संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान है, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में जो संघीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसकी दो मुख्य लक्षण हैं। एक तो ये है कि स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है वह बहुल कार्यपालिका है, इसका भावार्थ भी मैं समझाऊंगा। और दूसरा ये है कि यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों का समन्वय किया गया है। कैसे? स्विट्जरलैंड में वास्तव में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों को लिया गया है, गुणों का समन्वय किया गया है। समझें, जैसे स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है, कार्यपालिका को स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार कहते हैं। तो जो संघीय सरकार है वह वास्तव में, ध्यान देंगे, वह वास्तव में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो है, लेकिन व्यवस्थापिका मतलब संघीय संसद, स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है। संघीय संसद संघीय सरकार के विरुद्ध अर्थात कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड में वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित है, परंतु कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी है। इसलिए स्विट्जरलैंड में संसदात्मक शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, वो स्वीकार किया गया है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है स्थायित्व का सिद्धांत, मतलब दोनों का कार्यकाल निश्चित होगा, इसको भी अपनाया गया है। इसलिए स्विट्जरलैंड में उत्तरदायित्व और स्थायित्व के सिद्धांत का समन्वय किया गया है। भाई, दोनों को अपनाया गया है, तो ये एक तीसरा प्रतिमान बन गया। और वैसे देखें तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में, अर्थात अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है। इन दोनों से भी प्राचीन है ये मॉडल। स्विट्जरलैंड में इन दोनों से भी पहले ये मॉडल अपना लिया गया था। मतलब संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का स्विट्जरलैंड में समन्वय किया गया है, दोनों के गुणों का समन्वय किया गया है। तो आप इसमें केवल ये दो बिंदु याद रखेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली का जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वह भी मौजूद है, और इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थायित्व का सिद्धांत है वह भी मौजूद है। कैसे? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो होगी स्विट्जरलैंड में, मतलब संघीय सरकार संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी तो होगी। इसका मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली लक्षण हो गया। और दूसरा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण हो गया। बाकी तो कितने ही हैं यहाँ, मैं तो केवल एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। इसलिए स्विट्जरलैंड में वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में ना शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली है और ना ही शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। एक बात क्लियर। दूसरा मैंने यहाँ नोट किया है एकल और बहुल। इसका मतलब क्या है? एकल का मतलब ये है
कि स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है अर्थात जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को ही संघीय सरकार कहते हैं वहाँ वर्तमान समय में नए संविधान में जो 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया। इससे पहले और भी नाम थे, मैं बताऊंगा आगे। तो एकल कार्यपालिका का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, वह वास्तव में एकल कार्यपालिका नहीं है। मतलब यहाँ जो संघीय सरकार है या जो कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में, ना तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अध्यक्षीय कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में वास्तविक रूप में एक ही मुखिया होता है, एक ही अध्यक्ष होता है, वही नाम मात्र का होता है, वही वास्तविक होता है, वही राज्याध्यक्ष होता है, वही शासन अध्यक्ष होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ना ही भारत की तरह या ब्रिटेन की तरह की कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में। क्यों? क्योंकि भारत में कार्यपालिका विभक्त है। कार्यपालिका के 2 प्रधान है, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। एक को राज्याध्यक्ष कहते हैं जो कि राष्ट्रपति, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते हैं जो कि भारत में प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की बात करेंगे तो राज्याध्यक्ष वहाँ का राजा या रानी है और शासनाध्यक्ष वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तव में यहाँ कार्यपालिका विभक्त है, 2 प्रधान है। तो इस प्रकार की कार्यपालिका भी स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो बहुल है। बहुल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो कार्यपालिका की शक्ति है वह ना तो 2 व्यक्तियों में विभक्त है, जैसा कि भारत के अंतर्गत है कार्यपालिका के 2 प्रधान है, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के 2 पद हैं कि नहीं है। और ना ही अमेरिका की तरह एक व्यक्ति में निहित है, जैसा कि वहाँ के राष्ट्रपति में सारी शक्ति निहित है, जिसे कि अध्यक्षीय कार्यपालिका कहा जाता है। परंतु स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका की शक्ति है वह एक सभा में निहित है, वह एक सभा में निहित है और उस सभा के सदस्यों की संख्या 7 है। इसलिए स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है वह बहुल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में भी नहीं है, 2 व्यक्तियों में भी नहीं है, बल्कि 7 व्यक्तियों में निहित है। और यहाँ जो संघीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, इसकी सदस्य संख्या 7 है, निश्चित 7 7 7 और 7 में शक्तियाँ बिल्कुल बराबर है। इसमें किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है या जो संघीय सरकार है वह बहुल है। क्यों है बहुल? क्योंकि इस सभा में जो 7 सदस्य होते हैं वो 7 ही सदस्य शक्तियों का बराबर रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। बाकी बहुल कार्यपालिका के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो अपलोड करूंगा। क्लियर होगा यहाँ तक? अब चलिए क्रमबद्ध रूप में बात लेते हैं। मैंने यहाँ 3 प्रतिमान बता दिए आपको। अब क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे शीर्ष पद्धति दोनों से प्राचीन है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है और अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है ना, तो स्विट्जरलैंड में जो ये दोनों का समन्वय किया गया है, वास्तव में इन दोनों देशों से भी पहले इसका प्रयोग कर लिया गया था। और मैं इसकी शुरुआत मान सकता हूँ कि 1291 में ही इसका प्रयोग कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्या कि संघीय परिषद अर्थात जो ये स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार है, जो ये कार्यपालिका है, भाई स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार नाम दिया गया है। परंतु इसके नाम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? 1848 में जो पहला संविधान बना राज्यमंडल का, राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, वैसे संघ व्यवस्था है वहाँ पर, कॉन्फेडरेशन नहीं है बल्कि फेडरेशन सिस्टम है वहाँ। ठीक है, फेडरल सिस्टम है वहाँ पर। तो वास्तव में जो संघीय परिषद है, 1848 का जो संविधान था उसमें जो कार्यपालिका है उसको संघीय परिषद कहा गया था। जो कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड में उसको 1848 के संविधान में संघीय परिषद नाम दिया गया था, संघीय परिषद। उसके बाद में जो नया संविधान लागू किया गया 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 में यहाँ लिखा नए का मतलब है नया संविधान। नए संविधान में जिसको 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया, उस नए संविधान में कार्यपालिका को नाम दिया गया संघीय सरकार, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, संघीय सरकार नाम दिया गया। बाकी जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है उसका मूल नाम नोट करेंगे, मूल नाम बुंदेसरात है, मूल नाम बुंदेसरात है। अब इन तीनों में से किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में नए संविधान में इसको संघीय सरकार ही कहा जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे संघीय सरकार का संगठन। देखिएगा, आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसके संगठन की चर्चा हो जानी चाहिए कि उसका क्या संगठन है, और संगठन की बात होने के बाद में ये देखना चाहिए कि उसकी क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। तो मैंने संगठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ नोट कर दी हैं और एक एक को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। संघीय सरकार का संगठन लेते हैं सबसे पहले हम, दूसरे पार्ट में इसकी शक्तियाँ लेंगे। संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेंगे हम इसकी रचना क्या है, रचना नोट कीजिएगा, रचना।
वास्तविक रूप में जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है, जिसको कि संघीय सरकार नाम दिया गया है नए संविधान के अंतर्गत, उसकी रचना का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 175 में किया गया है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड के संविधान में टोटल 196 अनुच्छेद है। कौन से संविधान में? जो नया संविधान लागू हुआ है 1 जनवरी 2000 से जो संविधान लागू हुआ है उसमें कुल 196 अनुच्छेद हैं। क्या 196 अनुच्छेद हैं? नोट कीजिएगा। कितने? 196 अनुच्छेद है, 4 अध्याय, एक प्रस्तावना है। ये आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने। तो अनुच्छेद 175 में जो ये कार्यपालिका है, संघीय सरकार है, उसकी रचना का उल्लेख किया गया है। रचना में क्या क्या बात आएंगी? सबसे पहले देखेंगे कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत जो सदस्य संख्या है वह 7 है। कितनी है? सदस्य संख्या 7 है। जैसा कि मैंने यहाँ चर्चा भी कर दी थी आपको, सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 7। और ये 7वीं शक्ति की दृष्टि से बराबर होते हैं, इसलिए इसको एकल कार्यपालिका नहीं कहा जाता बल्कि बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका के जो 7 सदस्य होते हैं वो शक्ति की दृष्टि से बिल्कुल बराबर हैं, उनमें किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद में जो संघीय सरकार या जो कार्यपालिका है, इसके चुनाव की बात करते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव संघीय संसद मतलब स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसको संघीय संसद नाम दिया गया है नए संविधान में। संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। क्या? संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में इसका चुनाव करते हैं। अब दोनों सदनों के नाम क्या है यहाँ? क्योंकि स्विट्जरलैंड में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जो संसद द्विसदनीय है, और दोनों सदनों के नाम क्या है? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। इसका व्यापक उल्लेख हम संघीय संसद नाम से टॉपिक अपलोड करेंगे तब बताएंगे। तो वास्तव में जो ये संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में इसका चुनाव करते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रतिनिधि सभा होती है, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से ही मतलब जो प्रथम सदन या प्रतिनिधि सदन के सदस्यों में से ही संघीय सरकार या कार्यपालिका के सदस्यों को लिया जाता है। और जैसे ही ये सदस्य चुन लिए जाते हैं तो वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं होंगे। फिर ये अलग बात है कि आगे चलकर जब कार्यवाही होगी तो ये सदस्य संघीय संसद में बैठेंगे तो सही, लेकिन वास्तविक रूप में ये जैसे ही संघीय सरकार के सदस्य बन जाएंगे, प्रतिनिधि सभा में से ही लिए जाएंगे, ये जैसे ही ये संघीय सरकार के सदस्य बनेंगे, प्रतिनिधि सदन से ये अपना त्यागपत्र दे देंगे, उसके सदस्य नहीं रहेंगे। ये नोट करना है। इसके बाद में अगली बात आती है कि जो संघीय सरकार है अर्थात जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। नोट कीजिएगा, इसका कार्यकाल जो कार्यपालिका को संघीय सरकार कहा जा रहा है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष होगा। नोट कीजिएगा, यहाँ गलती की जाती है, मैं आगे बताऊंगा गलती कहाँ की जाती है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। फिर मैंने लिखा है हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो कार्यपालिका होती है उसके विरुद्ध व्यवस्थापिका अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संघीय सरकार कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड में संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको पद से नहीं हटा सकती है। इसलिए मैंने लिखा है हटाया नहीं जा सकता। मतलब वास्तविक रूप में इनका जो पद है वह स्थायी है, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों को हटाया जा सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में और भारत में है। ठीक है भाई। फिर अगली बात आती है सभी दलों के सदस्य, मतलब जो ये संघीय सरकार है जो कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की, इसके अंतर्गत सभी दलों के सदस्य होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता है, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में सभी दलों के सदस्यों को संघीय सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका के अंतर्गत लिया जाता है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या कहा है? यह बात विशेष ध्यान रखनी है। इसलिए स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वह निर्दलीय कार्यपालिका है, इसके अंतर्गत सभी दलों को लिया जाता है। अगली जो बात आती है, जो ये कार्यपालिका है जो संघीय सरकार है जिसके कि 7 सदस्य होते हैं, इस संघीय सरकार कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं। इन 7 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये कौन चुनता है? संघीय संसद इनका निर्वाचन करती है। कौन करती है? संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका ही। जो ये 7 सदस्य होते हैं इनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। अध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है, उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहलाता है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये गलती नहीं करनी है। कार्यपालिका या संघीय सरकार कार्यकाल तो 4 वर्ष है, मगर जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष है और सभी सदस्य बारी बारी से 4 वर्ष में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, परंतु वास्तव में सातों सदस्य शक्तियों की दृष्टि से बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है वो महत्वहीन राष्ट्रपति, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने नोट भी कर दिया महत्वहीन राष्ट्रपति। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में किस देश का जो राष्ट्रपति महत्वहीन होता है, तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति महत्वहीन होता है। अब मैंने यह नोट भी कर दिया है अनुच्छेद 176 में इसका उल्लेख किया गया है कि संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे कि क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। अनुच्छेद 176 में इसका उल्लेख है। मैंने नोट भी कर दिया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यकाल 1 वर्ष होगा। अगली बात में नोट किए संघीय संसद इनका निर्वाचन करती है, किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। जो संघीय सरकार का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है उनका निर्वाचन संघीय संसद करती है, जो ये 7 सदस्य होते हैं इनमें से। इसके बाद में अगली बात आती है कि जो संघीय सरकार या जो कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की, उसका जो अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है, वह वीटो का प्रयोग नहीं करता है, उसको वीटो प्राप्त नहीं है, उसको वीटो प्राप्त नहीं है क्योंकि वो तो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति सातों सदस्य शक्तियों का बराबर रूप में प्रयोग करते हैं। अगली बात मैंने लिखी है 7 विभाग। इसका मतलब जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है जिसे कि संघीय सरकार कहा जाता है, उसमें निश्चित 7 विभाग होते हैं, निश्चित 7 विभाग होते हैं और इसके 7 ही सदस्य होते हैं। 7 सदस्य एक एक विभाग को संभालते हैं। 7 विभागों के नाम नोट करेंगे: वैदेशिक विभाग, न्याय विभाग, पुलिस विभाग, गृह सेना विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग। और प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। अर्थात संघीय सरकार या कार्यपालिका में सदस्य संख्या 7 होती है, विभाग भी 7 ही होते हैं, तो 7 ही सदस्य एक एक विभाग का जो है अध्यक्ष होता है, एक एक विभाग का जो है नेतृत्व किया जाता है, एक एक विभाग को संभालती है। इसमें मैंने लिख दिया है प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। 7 ही सदस्य होते हैं इसमें और 7 ही सदस्य एक एक विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद मैंने आगे लिखा है कि अनुच्छेद 177 में क्या लिखा हुआ है कि संघीय सरकार मतलब स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, संघीय सरकार अपने समस्त निर्णय एक सामूहिक निकाय के रूप में लेगी। समस्त निर्णय एक सामूहिक निकाय के रूप में लेगी। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो 7 सदस्य है ना, 7 ही सदस्यों की शक्तियाँ बिल्कुल बराबर हैं। इस अनुच्छेद से भी ये बात स्पष्ट हो रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका नहीं है बल्कि बहुल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति नहीं करता है बल्कि 7 ही सदस्य बराबर रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति कहलाता है, लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक रूप में महत्वहीन राष्ट्रपति, उसके हाथों में कोई शक्तियाँ नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है महत्वहीन राष्ट्रपति है। मैंने ये सब बातें यहाँ नोट कर दी हैं। इसके बाद में लेते हैं बैठकें। वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है अर्थात जो कार्यपालिका, उसकी बैठकें नियमित रूप में होती है। मैंने लिख दिया है नियमित बैठकें, नियमित रूप में बैठकें होती रहती हैं। और इसके बाद में सरकार का जो अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। मतलब वास्तविक रूप में जब संघीय सरकार की बैठकें होती है, कार्यपालिका की जब बैठकें होती हैं, तो उन बैठकों की जो अध्यक्षता की जाती है या जो सभापतित्व किया जाता है, वास्तविक रूप में सरकार का अध्यक्ष ही उसका सभापतित्व करता है। मैंने लिख दिया सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। मतलब जब बैठकें होती है उस समय सभापतित्व कौन करता है? सरकार का अध्यक्ष ही करता है। सरकार का अध्यक्ष मीन्स अध्यक्ष को ही तो राष्ट्रपति कहा जाता है, अध्यक्ष ही तो राष्ट्रपति है। तो वास्तविक रूप में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। किसका? कार्यपालिका मतलब संघीय सरकार का। इसके बाद में लिखा है गणपूर्ति 4 है। अर्थात वास्तविक रूप में जब बैठकें होंगी संघीय सरकार की अर्थात कार्यपालिका की, भाई कार्यपालिका को स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार कह रहे हैं, ध्यान रखना ये बात। तो जब यहाँ वास्तविक रूप में संघीय सरकार या जो ये कार्यपालिका है इसकी बैठकें होंगी, तो इन बैठकों का जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वह 4 है। मतलब 7 में से 4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, अन्यथा उसकी बैठकें नहीं हो पाएंगी। ठीक है भाई। तो गणपूर्ति कितनी है? 4। 4 का मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका है, जो संघीय सरकार है जिसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 7 है, तो 7 में से 4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो गणपूर्ति कितनी है? 4 है। फिर मैंने यहाँ लिखा महत्वहीन राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि संघीय सरकार या जो कार्यपालिका होती है इसके सदस्यों की संख्या 7 है और 7 ही सदस्य शक्ति की दृष्टि से पूर्णतः बराबर है। और इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहलाता है, जिनका कार्यकाल एक वर्ष होता है, एक ही वर्ष होता है। तो 7 ही सदस्य बारी बारी से
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, सब खुश हो जाते हैं कि मैं राष्ट्रपति बन गया उपराष्ट्रपति बन गया। लेकिन डेफिनेटली जो शक्तियाँ हैं वो सातों सदस्यों में बिल्कुल बराबर है, किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है या जो संघीय सरकार है वह बहुल है, एकल नहीं है। ना तो स्विट्जरलैंड में भारत की तरह की कार्यपालिका है और ना ही जो है स्विट्जरलैंड में अमेरिका की तरह की कार्यपालिका है, ठीक है, बल्कि वहाँ पर तो बहुल कार्यपालिका है। इसके बाद में अगली जो बात लेते हैं हम लेंगे संघीय सरकार के कार्य एवं शक्तियाँ। भाई अब यहाँ जब मैं कार्य और शक्तियों की बात करता हूँ तो यह एक सूत्र देना चाह रहा हूँ मैं, क्या भाई आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका की शक्तियों का अध्ययन कीजिएगा ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, किसी भी देश की कार्यपालिका की शक्तियों का अध्ययन कीजिएगा। मैं यहाँ आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो समझ जाइएगा, इजीली लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या मैंने यहाँ नोट किया है आमंडेम पावेल, क्या मतलब हुआ भाई, आमंडेम पावेल ने एक उपागम दिया है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, और उसके अंतर्गत आमंडेम पावेल ने बताया है कि वास्तविक रूप में एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, जिसे कि बहुप्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई जब हम सरकार के 3 अंगों की बात करते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो ये भी तो संरचना ही है। और इसके बारे में आमंडेम पावेल कह रहे हैं कि चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये एक से अधिक कार्य करते हैं। अगर एक ही कार्य करे तो यहाँ मैं एक ही बिंदु लिखूंगा बस, आप कार्यपालिका का अध्ययन करें, संघीय सरकार कार्यपालिका, ये तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ बस एक ही बिंदु बनेगा। लेकिन आप यहाँ मैंने नोट किया कार्यपालिका, विधि निर्माण, न्यायिक, वित्तीय और राज्यमंडल कैंटन मध्य संबंध और संकटकालीन कार्य, तो यहाँ मैंने 6 बिंदु बना दिए, 6 नहीं, इसमें तो मैं 60 बिंदु बना सकता हूँ। तो मूल बात ये आ रही है कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य निश्चित रूप में किया जाता है। अगली बात ये आती है कि जब आप केवल कार्यपालिका की शक्तियों की चर्चा करते हैं, चाहे वह भारत की कार्यपालिका हो, ब्रिटेन की कार्यपालिका हो, पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका क्यों ना हो, तो कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाए उन कानूनों की क्रियान्विति करे। तो आप कहेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरा ये है कि सभी देशों के अंदर जो कार्यपालिका होता है, अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है, वास्तविक रूप में विधेयक का प्रारूप ब्यौरा वही तैयार करता है, वही तो तैयार करता है। उसके बाद में व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत किया जाता है, व्यवस्थापिका उसे पारित कर देती है, और वहाँ का जो राज्याध्यक्ष होता है, उसके पर हस्ताक्षर कर देता है, वह कानून बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो डेफिनेटली कार्यपालिका संबंधित कार्य तो करना ही पड़ेगा कार्यपालिका को, अर्थात जो संघीय सरकार स्विट्जरलैंड में या भारत में हो चाहे कार्यपालिका। फिर विधि निर्माण संबंधित कार्य भी किया जाता है, क्योंकि कानून बनाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। उसके बाद न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत की बात आती है तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है, समाधान का अधिकार इसके पास में है। और स्विट्जरलैंड की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ पर भी जो है, जो ये संघीय सरकार है, अर्थात जो कार्यपालिका वो न्यायिक कार्य भी करती है। कैसे करती है, मान लीजिएगा अगर वहाँ पर स्विट्जरलैंड में संघीय जो संसद है, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, वह संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका तो उसको रोक नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो समीक्षा की जाएगी वह संघीय सरकार के द्वारा की जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये न्यायिक कार्य होगा। वित्तीय कार्य की बात आती है तो वित्तीय कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, इसे बजट कहते हैं। तो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वह डेफिनेटली कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो वित्तीय कार्य भी किया जाता है। इसके बाद में राज्यमंडल कैंटन के मध्य संबंधों का संचालन भी जो है आप देखेंगे संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। क्यों, क्योंकि राज्यमंडल अर्थात संघ और कैंटन के मध्य किसी बात को लेकर के विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में उसका समाधान भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। और संकटकालीन कार्य, ये तो पूरी दुनिया के अंतर्गत किसी भी देश के अंतर्गत आप जाइएगा, वहाँ संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए कार्यपालिका को शक्ति सुपुर्द कर दी जाती हैं, या तो संविधान में उल्लेख कर दिया जाता है, और यदि संविधान में उल्लेख नहीं किया जाता है तो परिस्थितियाँ इतना विवश कर देती हैं कि कार्यपालिका के हाथों में ही वो शक्तियाँ सिमटती चली जाती हैं। बाकी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत स्पष्ट रूप में संकटकालीन जो कार्य या शक्ति है उसका ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 185 में इतना जरूर कहा गया है कि बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति के अंतर्गत संघीय सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती है। इतना तो अनुच्छेद 185 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 185 में बात लिखी हुई है। तो यहाँ मेरा कहने का जो मूल भावार्थ है वो ये है कि आमंडेम पावेल के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम के आधार पर आप पूरी दुनिया में सरकार की किसी भी अंग की शक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर चाहे वह व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वह एक से अधिक कार्य करेगी। अर्थात मैं यहाँ सूत्र ये देना चाह रहा हूँ, चाहे आप जैसे ये संघीय सरकार है तो ये कार्यपालिका है वहाँ की स्विट्जरलैंड की, तो चाहे
कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे न्यायपालिका हो, पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का आप अध्ययन कर रहे हो, वास्तविक रूप में चाहे कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे न्यायपालिका हो, ये तीन कार्य तो तीनों ही करती हैं। कार्यपालन संबंधी शक्ति, व्यवस्थापन संबंधी और न्यायिक शक्ति, ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो कि आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं। चाहे न्यायपालिका की शक्ति पूछी जाए, चाहे कार्यपालिका की पूछी जाए और चाहे व्यवस्थापिका की पूछी जाए। तीन बिंदु कौन से लिखेंगे? व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालन संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तीन कार्य तो तीनों ही करती हैं। चाहे इनमें से आप सरकार किसी भी एक अंक की शक्तियों का अध्ययन कीजिएगा, तीन बिंदु तो आप नोट कर सकते हैं, बेझिझक होकर नोट करेंगे, क्योंकि ये तीनों कार्य तीनों के द्वारा किया जाता है। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, किसके आधार पर? आमंडिम पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के आधार पर। चाहे व्यवस्थापिका की शक्ति पूछी जाए, चाहे कार्यपालिका की पूछी जाए, चाहे न्यायपालिका की पूछी जाए, आप तीन बिंदु लिख सकते हैं। कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। और रही बात वित्तीय कार्य की, वित्तीय कार्य भी आप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बजट का जो प्रारूप होता है वो कार्यपालिका तय करती है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वही बजट कहलाता है और ये कार्यपालिका तैयार करती है, और कार्यपालिका वास्तविक रूप में इसे स्वीकृति के लिए व्यवस्थापिका के सामने भेज देती है। तो डेफिनेटली कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति पूछी जाती है तो आप कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक कार्य शक्तियाँ और वित्तीय कार्य शक्तियाँ, चारों बिंदु लिख सकते हैं आप। पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति पूछी जाए, आप ये चारों बिंदु लिखिएगा, कहीं गलती नहीं होगी। मैं किसके आधार पर कह रहा हूँ? आमंडिम पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के आधार पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है जिसको कोई बहुप्रकार्यात्मक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। ये जो बात कही गई है ये एक समाजशास्त्री टालकोट पार्सन्स ने सबसे पहले परिवार के ऊपर इसको लागू किया गया था, और परिवार के अंतर्गत देखा कि परिवार के द्वारा केवल एक ही कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक परिवार के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। तो परिवार भी तो एक संरचना ही है। जब संरचना है वह परिवार के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल गया राजनीति विज्ञान में आमंडिम पावेल के द्वारा कि यहाँ पर भी जो संरचनाएं हैं उनके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे दबाव समूह प्रेशर ग्रुप ही क्यों ना हो भाई, डेफिनेटली एक से अधिक कार्य किए जाएंगे। मैं यदि आप को इसे शरीर व्यवस्था के आधार पर भी समझाऊं तो यह भी वास्तविक रूप में एक संरचना ही तो है। अब इस संरचना के अंतर्गत आप देखिएगा, एक अंग उपांग की बात करते हैं, एक हाथ है, तो हाथ के द्वारा क्या क्या लिखने का कार्य किया जाता है? हाथ लिखने का कार्य भी करता है, थप्पड़ देने का कार्य भी करता है, आशीर्वाद देने का कार्य भी करता है कि नहीं करता है, पूजा प्रार्थना करने का कार्य भी करता है, अनेकों कार्य किए जाते हैं। तो वास्तविक रूप में एक संरचना है, एक अंग उपांग है, लेकिन डेफिनेटली इसके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। सरकार यहाँ आप है, शरीर का कोई भी अंग देखिएगा तो इसके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, डेफिनेटली किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत भी जो संरचनाएं होती हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उनके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। ये मैंने सामान्य से सूत्र बताया, बाकी तो बहुत व्यापक बातें हैं। चलिए अब स्पेशली स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार कार्यपालिका की शक्तियों की बात करते हैं। मैंने नोट किया संघीय सरकार कार्य में शक्तियाँ, फिर मैंने यहाँ नोट किया है कि संघीय सरकार की कार्य में शक्तियों का उल्लेख स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में किया गया है। नोट कीजिएगा, 180 से 187 में संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कुल अनुच्छेद कितने हैं नए संविधान में? 196 अनुच्छेद है, 4 अध्याय, एक प्रस्तावना है। ठीक है भाई, नए संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2000 से जो लागू किया गया है। ज़्यादातर किताबों मैंने देखा है कि इन बातों को उल्लेख नहीं किया गया। विद्यार्थी जो पिछले संविधान है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो 1874 का संविधान है उसके आधार पर अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में 1999 के अंतर्गत जनमत संग्रह के आधार पर नया संविधान स्वीकार करा लिया गया और 1 जनवरी 2000 से इसको लागू कर दिया गया। तो उसके संदर्भ में शक्तियाँ बताएंगे। अब यहाँ पहली जो शक्ति है वह कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं। संघीय सरकार की पहली शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसका क्या मतलब होगा कि स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है, अर्थात जो संघीय सरकार है, वहाँ की कार्यपालिका को संघीय सरकार कहते हैं। तो पहली जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय संसद है, अर्थात जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों की क्रियान्विति संघीय सरकार ही तो करेगी, कार्यपालिका ही तो करेगी। कार्यपालिका का ही तो मुख्य कार्य होता है कानूनों की क्रियान्विति करना, कानूनों को लागू करना।
तो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका संघीय सरकार है वह कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, अर्थात इसके द्वारा कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, कानूनों का संचालन किया जाता है। और संघीय सरकार के जो 7 सदस्य होते हैं, 7वें सदस्य जो 7 विभाग है, कुल 7 विभाग है, 7 विभागों के अध्यक्ष होते हैं ये। तो डेफिनेटली पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ में संघीय सरकार के द्वारा ही आंतरिक रूप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्य भी किया जाता है, और बाहरी रूप में मतलब विदेश नीति से संबंधित जो कार्य किया जाता है वह भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो अलग से बिंदु भी बना सकते हैं। विदेश नीति से संबंधित कार्य, विदेश नीति से संबंधित कार्य पूरी दुनिया के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो कार्यपालिका उसका नाम संघीय सरकार है। तो विदेश नीति से संबंधित जो कार्य है वह संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। बाकी बहुत व्यापक बातें मैंने सभी संक्षेप में कह दी है। यहाँ दूसरी जो शक्ति है वह विधि निर्माण संबंधी कार्य है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, वास्तव में विधि निर्माण अर्थात कानून बनाने से संबंधित। वैसे देखा जाए तो कानून बनाने का कार्य किसका होता है, व्यवस्थापिका का होता है। तो स्विट्जरलैंड व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संघीय संसद है। संघीय संसद व्यवस्थापिका का नाम। तो वास्तव में कानून बनाने का कार्य तो व्यवस्थापिका का है अर्थात संघीय संसद का है। लेकिन नहीं भाई, वास्तविक रूप में कानूनों का, विधेयक का जो ब्यौरा होता है, जो मोटी रूपरेखा होती है, विधेयक की जो मोटी मोटी रूपरेखा होती है, वह मंत्रिमंडल अर्थात संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के द्वारा ही तैयार किया जाता है। फिर चाहे वह भारत हो और चाहे ब्रिटेन हो। यस। और इसके बाद में उस ब्यौरे को, जो मोटी मोटी रूपरेखा है विधेयक की, उसको व्यवस्थापिका के सामने अर्थात स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के सामने, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इस संघीय संसद इसे पारित कर देती है। तब जाकर के वह विधेयक अधिनियम बनता है। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो कार्यपालिकाएं होती हैं उनके द्वारा विधि निर्माण संबंधित कार्य भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो संघीय सरकार है अर्थात जो कार्यपालिका है वह कानून बनाने से संबंधित कार्य भी करती है। और पूरी दुनिया में आप किसी भी देश की कार्यपालिका की शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो सभी देशों की कार्यपालिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में विधि निर्माण संबंधित कार्य किया जाता है। और मैं तो दृढ़ विश्वास से कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आज वास्तव में विधि निर्माण से संबंधित कार्य कार्यपालिका ही कर रही हैं। व्यवस्थापिकाओं की शक्तियाँ तो धीरे धीरे कम होती जा रही पूरी दुनिया में, मतलब व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन होता जा रहा है, कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। आज पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में सरकार के तीनों ही अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तुलनात्मक अध्ययन करते तो पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं, कार्यपालिकाओं में शक्तियाँ केंद्रित होती जा रही है। तो फिर स्विट्जरलैंड, इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता, स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही हो रहा है। तीसरा है न्यायिक कार्य। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय सरकार है अर्थात जो कार्यपालिका उसके द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जाता है। न्यायिक कार्य कैसे किया जाता है, न्यायिक कार्य इस रूप में किया जाता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे पूरी दुनिया में चाहे किसी भी देश की कार्यपालिका का अध्ययन कीजिएगा, सभी देशों के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के द्वारा न्यायिक कार्य किया जाता है। जैसे भारत का उदाहरण दूंगा तो भारत के अंतर्गत कार्यपालिका का जो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, जो कि राज्याध्यक्ष भी कहलाता है, और जो शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। लेकिन भारत के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष है, नाम मात्र का जो प्रधान होता है, उसको क्षमादान का अधिकार है, वह किसी भी अपराधी को पूर्ण क्षमादान दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की बात आती है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय संसद होती है अर्थात जो वहाँ की व्यवस्थापिका, उसके द्वारा किसी भी रूप में संविधान के विरुद्ध कैसा भी कानून बनाया जाए तो वहाँ की न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी स्थिति में स्वयं संघीय सरकार ही क्या कह रहा हूँ मैं, स्वयं संघीय सरकार ही संघीय संसद के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो ये इसका न्यायिक कार्य हो गया, बाकी अनेकों हैं। ठीक है, मैंने केवल संकेत दिया है। और चौथा है वित्तीय कार्य। डेफिनेटली जो वित्तीय कार्य है पूरी दुनिया के अंतर्गत आज कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। कार्यपालिका ही आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको तैयार करती है। यस, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। तो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको कार्यपालिका ही तैयार करती हैं। तो इसका अपवाद स्विट्जरलैंड भी नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो संघीय सरकार था, जो कार्यपालिका है, उसके द्वारा ही आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है और उसके बाद में संघीय संसद के सामने, संघीय संसद अर्थात स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका उसे संघीय संसद कहा जाता है। तो वास्तव में जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है
उसे संघीय संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो ब्यौरा होता है उसको तैयार कौन करता है? संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका तैयार करती है। इसलिए वित्तीय कार्य भी संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और पांचवा है राज्य मंडल और कैंटन के मध्य संबंधों का संचालन। वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य यदि समझौते में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में भी उसका जो समाधान या फैसला सुनाया जाता है वह संघीय सरकार के द्वारा ही सुना जाता है। इसलिए राज्य मंडल और कैंटन के मध्य संबंधों का संचालन भी जो है संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और अंतिम है छठा संकटकालीन कार्य। संकटकालीन कार्य की बात आती है तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा न केवल स्विट्जरलैंड बल्कि पूरी दुनिया के अंतर्गत आज संकटकालीन शक्तियाँ कार्यपालिका के हाथों में सिमटती जा रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल गया है। आज वास्तविक रूप में मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। आतंक का युग है, संकट का युग है, हमेशा युद्ध जैसा संकट मंडराया रहता है। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। भाई दो राष्ट्रों में मान लीजिएगा तनातनी होते तो ऐसी स्थिति में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। और शीघ्र निर्णय कभी भी व्यवस्थापिका नहीं ले सकती है। अगर स्विट्जरलैंड की बात आए तो वहाँ पर जो संघीय संसद है उसके द्वारा शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता। और पूरी दुनिया की बात आए तो पूरी दुनिया में भी जो व्यवस्थापिकाएं होती है व्यवस्थापिका में कभी भी जल्दी से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। क्या व्यवस्थापिकाओं में कभी भी जल्दी से निर्णय नहीं लिया जा सकता है? तो शीघ्र निर्णय केवल कार्यपालिका ही ले सकती हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में भी संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए संघीय सरकार को शक्ति सुपुर्द कर दी गई है, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 185 में किया गया है। हालांकि व्यापक रूप में भारत के संविधान की तरह संकटकालीन शक्तियों का स्विट्जरलैंड के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, केवल छुटपुट रूप में अनुच्छेद 185 में इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अनुच्छेद 185 में लिखा गया कि बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए संघीय सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती है। ये तो स्विट्जरलैंड की बात होगी, लेकिन पूरी दुनिया की बात भी यदि आती है तो संकट जैसी स्थिति का सामना कभी भी व्यवस्थापिकाएं नहीं कर सकती हैं। केवल कार्यपालिका ही इसका मुकाबला कर सकती हैं। कार्यपालिका ही शीघ्र निर्णय ले सकती हैं और कार्यपालिका ही बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा कर सकती हैं। इसलिए जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शक्तिशाली कार्यपालिका हो रही है। जनता का भाव ये है कि शक्तिशाली चाहे कार्यपालिका हो जाए लेकिन कम से कम हमारे जीवन और धन की रक्षा तो करे। इसलिए पूरी दुनिया में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, ना केवल स्विट्जरलैंड। तो वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो कार्यपालिका जिसे संघीय सरकार कहा जाता है उसके द्वारा संकटकालीन कार्य भी किए जाते हैं। मैंने ये मोटे रूप में 6 बिंदु आपको बतलाए हैं। इन 6 बिंदुओं के आधार पर आप व्यापक रूप में सारी बातें समझ सकते हैं। मैंने यहाँ केवल सार रूप में बातें बताई हैं और वो ये बताया है कि इन बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी देश की केवल ये बिंदु छोड़ देंगे, आप सब देशों पर ये लागू नहीं होगा। आप 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका की शक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि सभी देशों में कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करेंगी, विधि निर्माण संबंधित कार्य भी करेंगी, न्यायिक कार्य भी करती हैं, वित्तीय कार्य भी करती है, संकटकालीन कार्य भी करती है। चाहे भारत की कार्यपालिका हो चाहे ब्रिटेन की कार्यपालिका हो, यस करती है, निश्चित रूप में करती है। तो आप ये 5 बिंदु तो नोट कीजिएगा भाई। किसी भी देश की कार्यपालिका शक्ति पूछी जाए आप लिख दीजिएगा ये, और उसके बाद व्याख्या कीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर होगा? ये होगा स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका की शक्तियाँ। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की क्रियान्विति करना। नोट करेंगे, ये मुख्य है कार्य। इसलिए मैंने प्रथम बिंदु में इसी को स्थान दिया है, प्रथम बिंदु में इसी को स्थान दिया है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसका मतलब क्या होगा कि भाई संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है, प्रथम कार्य है, वह ये है कि जो व्यवस्थापिका है अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है। संघीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की क्रियान्विति संघीय सरकार ही तो करेगी, कार्यपालिका ही तो करेगी। इसलिए प्रथम बिंदु मैंने यही नोट किया है। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने यहाँ नोट किया है कि वास्तविक रूप में जो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है अर्थात जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ सार रूप में नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। मैंने यहाँ लिखा 2 विशेषताएं। इसका मतलब क्या है
कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनके बिना आप संघीय सरकार को समझ ही नहीं सकते। मैंने इसकी चर्चा प्रारंभ में भी कर दी किसी न किसी रूप में, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ मैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने नोट किया। यहाँ दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं इस संघीय सरकार की कार्यपालिका की, मतलब स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार कहते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। और स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसको संघीय संसद कहा जाता है नए संविधान के तहत। पहली विशेषता है बहुल कार्यपालिका, अर्थात स्विट्जरलैंड की जो ये संघीय सरकार है या जो कार्यपालिका है वो बहुल है। बहुल किस लिए? इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग एक सभा के द्वारा किया जाता है और इस सभा के सदस्यों की संख्या 7 है। सातों ही सदस्य शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतः बराबर होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो केवल नाम मात्र का होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के हाथों में किसी भी रूप में वीटो का अधिकार नहीं है, निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता वो, अर्थात किसी भी विधेयक को नहीं रोक सकता राष्ट्रपति। इसलिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति महत्वहीन राष्ट्रपति कहलाता है, महत्वहीन राष्ट्रपति कहलाता है। तो पहली विशेषता महत्वपूर्ण है बहुल कार्यपालिका और दूसरा है समन्वय, अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है या संघीय सरकार है इसके अंतर्गत समन्वय किया गया है। किसका? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली के गुणों का समन्वय किया गया है। कैसे किया गया है? कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ना तो शुद्ध संस्थात्मक शासन प्रणाली है, ना शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। समन्वय कैसे किया गया है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तो स्थायित्व के सिद्धांत को लिया गया है। स्थायित्व के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो व्यवस्थापिका है अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय संसद है वह स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका अर्थात जो संघीय सरकार है इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, मतलब इसको पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह स्थायी है। इसलिए स्थायित्व के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से, जो कि पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संसदात्मक शासन प्रणाली के गुण को भी लिया गया है स्विट्जरलैंड में। वो क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि जो कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका उसका नाम है संघीय सरकार। तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका है वह स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है अर्थात संघीय संसद मतलब स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसको संघीय संसद कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संघीय संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी तो होती है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से इसको पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए स्विट्जरलैंड में समन्वय किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से स्थायित्व के सिद्धांत को लिया गया है, अर्थात कार्यपालिका का जो 4 वर्ष का कार्यकाल है इसको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्थायी हो गया। और इसके बाद में संसदात्मक शासन प्रणाली से उत्तरदायित्व का सिद्धांत लिया गया। क्या लिया गया? उत्तरदायित्व का सिद्धांत लिया गया। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि जो कार्यपालिका है अर्थात स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वह व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। इसलिए यहाँ उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लिया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है, मतलब दोनों ही पद्धतियों के गुणों को लिया गया है और अवगुणों को छोड़ दिया गया है। बाकी व्यापक रूप में इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का समन्वय किया गया है ये सब अलग से जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये सब बातें मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ तो केवल आपको संघीय सरकार के संगठन, कार्य और शक्तियों को समझना है। और स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है इसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनको आपको नोट करना है। एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, नोट भी कर दिया है कि 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका का संगठन, उसके कार्य और शक्तियाँ। यस स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक से समझ गए होंगे। यस ओके, थैंक यू वेरी मच।